हाँ जी। वो सुबह सुबह माता रानी के प्रवचन शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा मैंने अनम्यूट लेट में किया। सुबह की राम राम जी सबको। हाँ जी। ऑनलाइन वालों सुबह की राम राम सबको। मे वी हैव अ मे वी हैव अ कलेक्टिव राम राम टुगेदर। राम राम जी। राम राम मैम। राम 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 राम। मैम। राम थैंक राम यू। मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जीते रहो, सीए बनो। करमन, तुम्हारे लिए पुकार आई है। यस मैम। कचहरी में खड़े रहो। हाँ जी। तुम्हारे लिए सम्मन निकला है। व्हाट? ठीक है। कोर्ट में, कचहरी में वोट, वो अपनी गवाही देने का। स्पेशली आपका नाम पुकारा गया है कि मैम करमन को जरा बुलाना। वेयर आर यू? घर पे हूँ मैम। तो आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए हो? मैम सुबह थोड़ा लेट हो गया था उठने में। हाँ, फिर बस यही तो बात होती है। ये जो ऑनलाइन बैठे हैं ना मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे, आपके सबके -1 है आज। हाँ फाइन, तो मेरा ना आज, मैं 6 मिनट लेट थी। वो 9:20 पे तो मेरी क्लास भी शुरू हो गई है। हाँ जी। चलो, विद ऑल गुड ब्लेसिंग्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। टुडे वी आर डूइंग अ प्रोसीजर, अ टेक्निक, आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, कि हम जब बजट, सबको पता है कि बजट क्या होता है, ठीक है ना? तो ये बजट कैसे बनता है, कौन बनाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसके बीच में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं विच आर गोइंग टू बी टेकन केयर, राइट? सो जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया वो ब्रेकफास्ट अपनी टेबल पे लेके आ सकते हैं, साथ साथ में धूप में भी बैठ सकते हैं, जो करना है करो, but mentally you are all going to be connected with me. Am I clear online? यस मैम। यस मैम। हाँ जी। आप चैप्टर की हेडिंग देख सकते हो कि चैप्टर की हेडिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक डेट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पीछे का बताऊंगी कि जब आपने +2 में बजट किया था, ठीक है ना, सबसे पहले वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन ऑफ बजट क्या होती है, कि बजट, सबको पता है कि बजट क्या होता है, राइट? इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कंसिडरिंग बजट क्या चीज है? बजट इज एन एस्टिमेशन, किसकी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। बट मेरा यहाँ पे अभी टारगेट आपको बताना क्या है, that I am going to tell you about 4 things. कि what is my revenue receipts, what is my capital receipts, what is my revenue expenditure, and what is my capital expenditure. ये 4 कंपोनेंट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने +2 में इकोनॉमिक्स की हुई है, ये मस्ट हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि आपके पास जो बजट है, वो बजट क्या चीज है? एस्टिमेशन है, और उसमें मेरे पास क्या आता है? I am going to have a receipts, I am going to have what? I will have an expenditure. और ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर आगे 2 टाइप्स के हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, एंड देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अ क्विक रिकॉलिंग, रेवेन्यू रिसीट्स क्या करता है? neither it creates your liability nor it reduces your assets. Neither it creates your liability, ना liability क्या होती है? आपकी responsibilities। तो ये ना तो आपकी responsibilities, आपकी कुछ नहीं, आप होम रखो अपने आप को। आलोकेश आपसे कह रही हूँ, वार्म रखो, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके पास क्या है कि लाइबिलिटीज को ना तो ये क्रिएट करता है, मतलब मैंने जो लोन्स लिए हुए हैं, पहले मेरे जितने लोन्स चल रहे थे अभी भी मेरे उतने ही लोन चल रहे हैं, लाइबिलिटीज को क्रिएट नहीं करता। ना ही मेरे एसेट्स को रिड्यूस करता है। एसेट्स क्या होते हैं? विच इज गोइंग टू इनकम जनरेटिंग सोर्सेज। आपको क्या दे रहे हैं? इनकम जनरेट करवा रहे हैं वो आपकी, ठीक है?
तो आपकी बिल्डिंग्स थी, 5 थे आपके पास एसीज थे, ये सारा कुछ क्या है, दिस इज योर एसेट्स, तो ये आपका रिड्यूस भी नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लायबिलिटीज क्रिएट भी होती हैं एंड एसेट्स रिड्यूस भी होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लायबिलिटीज क्रिएट भी होती हैं और एसेट्स रिड्यूस भी होते हैं। लायबिलिटीज क्रिएट होती है मतलब बोरिंग्स होती हैं आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपके पास, और एसेट्स रिड्यूस कैसे होते हैं, जैसे एयर इंडिया बिका आपका 5G स्पेक्ट्रम बिका आपका, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऐसे बेचती है, जैसे अभी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है या टोल प्लाजा की वो आउटसोर्सिंग करती है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर आ गया आपका कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है कि कोई एसेट क्रिएट नहीं होता और कोई लायबिलिटी आपकी रिड्यूस नहीं होती। एसेट्स आर नॉट बीइंग created and liabilities are not being reduced, ठीक है। और उसके ऑपोजिट आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आपके एसेट्स जो है वो क्रिएट भी होते हैं और लायबिलिटीज आपकी रिड्यूस भी होती हैं। मतलब जो आपके एसेट्स हैं, आपने नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने टेक्नोलॉजी बनाई, तो एसेट्स क्रिएट हो गए और आपने अपने लोन्स को भी वापिस कर दिया। आर वी कनेक्टेड विद द चैप्टर? थोड़ा सा ये आपने किया हुआ था। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्सेस आ गए, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वेजेस, सब्सिडीज, इंटरेस्ट, ये सारा कुछ आ गया। कैपिटल रिसीट में बोरिंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ आ गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। ठीक है जी, ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट बेटा? नो तो मैम। चलो जी, अब इसके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले आपने ये पढ़ना है कि आपका बजट क्या है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट क्या है, बजट की टर्मोलॉजी क्या है, प्रोसेस क्या है, डिफरेंट सोर्सेज क्या चीज है, एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट। हमें बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं, तो बजट क्या है? अ पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड टू रीस्ट्रक्चर इकोनॉमीज इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। मतलब टू रेगुलेट एंड रीस्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो, ठीक है, बजट में हम क्या करते हैं? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। बजट में हम क्या करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करते हैं, राइट। तो ये सारा चीज किस में आ जाता है? दैट ऑल कम्स आउट टू बी अ रीस्ट्रक्चर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। द नीड ऑफ बजट क्यों अराइज करती है? क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ वेस्टेज, ठीक है। जस्ट हैव आई नीड टू इंश्योर कि मेरी जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज हो, एंड आई एम गोइंग टू क्या कर रही हूँ, अपना एलोकेशन को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रही हूँ। तो बजट वेयरएज क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम what to produce, how to produce and for whom to produce. But यहाँ पे हम produce क्या करने जा रहे हैं? We are going to produce about what? About money. So what is a budget? Please, it is a statement जो क्या कह रहा है? From where the money comes from and from where the money goes to. पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पर जाएगा, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज टू बी टेकन एज अ बजट। नेचुरली जो बजट है वो सिर्फ दो चीजों से लिंक्ड है कि मेरे पास इनकम कहाँ से आ रही है और मैंने अपना एक्सपेंडिचर कहाँ पे करना है। तो फ्रॉम वेयर द मनी कम्स इन एंड फ्रॉम वेयर द मनी गोज टू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है। तो इट इज अ स्केड्यूल किसके बीच में? इंटायर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट उम्मीद करती है कि मैं फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको जनरेट कर पाऊंगा। अबव ऑल इट इज एन एस्टिमेशन। ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है इट इज अ प्रोजेक्शन। जहां पे वर्ड प्रोजेक्शन आ गया मतलब क्या हुआ? इट इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ अ एस्टिमेशन, राइट। नाउ आपके पास आ गया प्रोसेस ऑफ द बजट। ये आपके लिए नया है। हाउ डू वी मेक अ बजट? The budgetary process is the means मतलब क्या होता है? तरीका, मतलब रिसोर्सेज की ये कैसे बनता है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। इसमें क्या चीज है? बाय विच द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस टुगेदर फॉर्मुलेट अ कोहेरेंट सेट ऑफ टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग प्रपोजल्स। आपको पता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होता है?
लोकसभा एंड राज्यसभा, और यू कैन से कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल दैट, वो सारे मिलके एक अपना क्या कर रहे हैं, अपना एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और वो ड्राफ्ट कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, विच इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, कंपेटेबल, कि जो सबको सूट करे। किसका, कि मेरे को इनकम कहाँ से लेनी है और मेरे को एक्सपेंडिचर कहाँ पर करना है। वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट ने अगर एक्सपेंडिचर करना है तो गवर्नमेंट के पास तो कोई प्रपोजल है ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास सिर्फ क्या है कि जो भी मैंने एक्सपेंडिचर करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू हैव फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुछ करती नहीं है। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो किसके लिए करती है, गवर्नमेंट डज ओनली फॉर द पब्लिक। बट क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट इनकम कैसे जनरेट करेगी। इनकम जनरेट करने का गवर्नमेंट के पास सोर्स क्या है, टैक्सेस, ठीक है, दैट वी विल सी। तो अब सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन क्या है जी, अंडरलाइन, कि बजट कौन प्रिपेयर करता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द MOF। व्हाट इज MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसकी कंसल्टेशन के साथ, नीति आयोग। क्योंकि ये आपके पास क्या चीज 2017 में अबॉर्ट हो गई थी, नो, प्लानिंग कमीशन। 5 नीति years. आयोग, हाँ जी रिधि बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आपका प्लानिंग कमीशन अबॉर्ट हो गया था, फाइनेंस कमीशन आपके पास आ गया था, और उस फाइनेंस कमीशन ने आपको क्या दिया था, ड्यूल प्राइस पॉलिसी दी थी। एम आई राइट, फाइनेंस कमीशन ही दी थी ना, नहीं, ड्यूल प्राइस पॉलिसी तो उधर थी। उसने वो क्या दिया था फाइनेंस कमीशन ने, सेंटर और स्टेट 42% और 41% वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बजट कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक अलग चीज है और नीति आयोग एक अलग चीज है। तो दोनों जने मिलके बनाते हैं। और बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये छोटी छोटी सी चीजें विच यू हैव टू सर्कल। अप्रूवल कहां से आनी चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम वन, इट हैज टू बी देयर फ्रॉम बोथ द हाउसेस। और कब होना चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर। और आपके हिसाब से इंडिया का फिस्कल ईयर क्या है, अप्रैल 1 टू मार्च 31। इंडिया के हिसाब से हमारा फिस्कल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल 1 टू मार्च 31। डिस्पाइट द फैक्ट that budget has not been used in the Indian Constitution, the process, मतलब बजट वाला वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बट फिर भी इस बजटिंग को हम कॉन्स्टिट्यूशन के किस उसमें पढ़ते हैं, वी स्टडी इन आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 में वो क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट शेल कॉज टू बी लेड बिफोर both the houses of the parliament a statement of the estimated receipt and expenditure of the government of the financial for that year, जिसको हम क्या बोलते हैं, AFS, annual financial statement as per article। ये चीजें ना, इसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं आना पेपर में, ये चीजें आपके पास एज इट इज आनी है। तो ट्राई कि 80% ये चीजें आपको क्लास में लर्न हो जाए। आर्टिकल 2011 आपको क्या बताता है, ये किसका आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, कि जो मेरे को एस्टिमेशन करनी है किसके लिए, कि मेरे पास कहां से इनकम आ रही है और कहां से एक्सपेंडिचर आ रही है। तो इसको मेरे को बोथ हाउसेज में, मेरे को एक हाउस में नहीं, मेरे को दोनों हाउसेज में उसको प्रेजेंट करना है। अप्रूवल चाहिए मेरे को, प्रेजेंट करना एक अलग बात है, अप्रूवल होना मतलब गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन दे दिया कि यस यू कैन हैव, ठीक है ना। तो कौन सा, एक्चुअल का नहीं, ये अप्रूवल किसको मिल रहा है, एस्टिमेटेड, कि आपका फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर आप कितना एस्टिमेट कर रहे हो कि आपके पास कितनी इनकम होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपके पास कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सो इट इज गिविंग यू अप्रूवल टू द एस्टिमेशन, इट इज नॉट गिविंग अप्रूवल कि हाँ भी मम्मी ने इतना खर्च कर दिया, चल कोई बात नहीं मैंने टिक कर दिया। खर्च होने से पहले की बात है ये, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को आपके पास क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बजट का दूसरा नाम क्या हो गया, AFS। अब आगे जाके हो सकता है आपको ये शॉर्ट टर्म मिले, यू आर नॉट गोइंग टू हैव द फुल टर्म। तो आपने क्या याद रखना है, AFS क्या चीज है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ गया आपके पास बजटरी प्रोसीजर, आने में ये क्वेश्चन भी आ जाता है। प्रोटोकॉल कौन किसको लेके जाता है, सबसे पहला स्टेप क्या है,
प्रेपरेशन ऑफ द बजट, कि मेरे को बजट बनाना है, कि बजट कैसे बनता है। सेकंड क्या है उसकी प्रेजेंटेशन। आई थिंक इफ आई एम राइट फ्रॉम लास्ट, मैं भूल गई हूँ एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक इट इज लास्ट 4 और 5 years, जहां तक मेरी मेमोरी मेरे को रिकॉल करवा रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। हाँ जी बेटा, शी इज प्रेजेंटिंग पेपरलेस बजट इन द पार्लियामेंट। आई थिंक इट हैपेंड आफ्टर कोरोना ओनली, पेपरलेस। पहले क्या होता था, इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया होता था, इतना पेपर उसके ऊपर यूज होता था। अब जब हम बजट, क्योंकि एक एक चीज, अगर कभी आपने बजट के ऊपर सुना हो, जब बजट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, एक एक चीज उसमें मेंशन होती है। वी स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डेफिसिट, हर कंट्री का डेफिसिट होता है, ठीक है। बट उन्होंने बोला ना प्रेजेंटेशन, तो अब हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग हो गया। पहले पेपर वाला होता था, पेपर रीड किया जाता था, अब डिजिटल है। इंडिया में अब कौन सा बजट इंट्रोड्यूस होता है? डिजिटल, पेपरलेस, ठीक है। और उससे पहले दो चीजें प्रेजेंटेशन में यहीं पे बात क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। 2017 तक, 1947 से लेके 2017 तक इंडिया में 2 टाइप ऑफ बजट्स इंट्रोड्यूस होते थे। एक होता था आपका यूनियन बजट और एक होता था आपका रेलवे बजट, क्योंकि रेलवे बजट, रेलवे के ऊपर शुरू से सरकार की मोनोपोली रही है। क्यों रही है? अगर आप देखो मूवीज में भी, कि सबसे पहले इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके पास कौन सा था? दैट वाज रेलवेज। मतलब इट वाज अ मैटर ऑफ प्राउड कि हमारे घर का बंदा रेलवे में काम कर रहा है। देखो, अगर आपने धोनी मूवी भी देखी हो, तो धोनी ने भी सबसे पहले काम किसमें किया था? रेलवेज में काम किया था। क्योंकि बड़ी ये एक वो होता था कि हमारा रेलवे है, तो रेलवे जो था वो इनकम जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सिंस इंडिपेंडेंस टिल द ईयर 2017 तक वी वर इंट्रोड्यूसिंग 2 बजट्स। कौन कौन से? यूनियन बजट एंड रेलवे बजट। यूनियन बजट क्या होता था? हर एक चीज बीच में आती थी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, दैट इज रेलवे, राइट। तो पहला स्टेप क्या हो गया? प्रेपरेशन। सेकंड स्टेप क्या हो गया? उसका प्रेजेंटेशन। थर्ड स्टेप आपका क्या हो गया? दैट इज एन एग्जीक्यूशन। ये 3 स्टेप्स हैं आपके पास। पहले मेरे को प्रिपेयर करना है, फिर मेरे को प्रेजेंट एंड अप्रूव करवाना है, और थर्ड मेरे पास क्या हो गया? उसकी एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर जीएसटी लग गई तो वो जीएसटी मैंने कैसे लोगों से करवानी है, तो दैट इज द थिंग। अंडरस्टूड दिस थिंग? ये तीनों स्टेप्स याद रखने हैं आपने। द बजट मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। पहला क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या आ जाता है? कंपनी द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स। व्हाट आर टू बी टेकन एज अ स्टेक होल्डर्स? जिनका शेयर होल्डर होता है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं। आपको क्या लगता है निर्मला सीतारमन अपने आप बजट बना देती है? नहीं, एक बजट खत्म होता है और साथ ही दूसरे बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। ऑल द टाइम बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इकोनॉमी को चलाने वाले हैं। अगर आज की डेट में इंडिया में अंबानीज ना हो, अडानीज ना हो, टाटाज ना हो, मित्तल्स ना हो आपके पास, ठीक है, पितांजलि ना हो आपके पास, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रन द इकोनॉमी? नॉट एट ऑल। तो मैं इनको इग्नोर कर ही नहीं सकती। तो आपके जो बड़े बड़े पिलर्स हैं इकोनॉमी के, आई नीड टू कंसिडर कि आपको क्या चाहिए ग्रोथ के लिए। नो डाउट कि अंबानी से एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन है, बट अगर वो ना हो तो इंडिया में क्या है? कुछ भी नहीं है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, दे आर गोइंग टू हैव अ बैक टू बैक मीटिंग कि ये बजट कैसे बना, and they are always going to take a consent of the big expertise, right? तो ये तो बनाने का प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस क्या है? उसका अप्रूवल एंड एग्जीक्यूशन, द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कि कहां पे बजट इज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट आफ्टर डिस्कशन। बजट बनाना एक तरीका है और बजट को इंट्रोड्यूस करना और अप्रूवल करवाना वो दूसरा स्टेप है। एम आई क्लियर?
जैसे आप देखते हो ना वो मास्टर शेफ लाइव जो होता है ना, पहले चीज को बनाना, कि वहां से आपको सारी रेसिपीज दे दी गई है, इंग्रेडिएंट्स दे दी गई है अजीबो गरीब से, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मतलब सोचना, थिंक टैंक, कि उसको क्या कंबाइन करके मैंने उसको क्या बनाना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो भी टीम वर्क होता है वो उनके बारे में पहले सोचते हैं, फिर वैसे कर करके स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें एक जगह के ऊपर इकट्ठे करते हैं। बट फाइनल डिसीजन कौन करता है? जज करता है। तो ये सेकंड स्टेज आपके पास क्या होगी कि पार्लियामेंट, जो कि आपको विद क्रिटिसिज्म जो भी आपको करना है वो पार्लियामेंट में पेश होगा। Despite the fact that union budget is presented on कब? 1st February, but this is subject to be changed. Yes, as per India हमारे पास 1st February है, बट अगर इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, कोई वायरस आ गया, कोई कुछ आ गया, तो वी कैन चेंज इट, ठीक है। तो प्रेपरेशन कमेंसेस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट हो जाती है। कब स्टार्ट हो जाती है? इन द मंथ अगस्त एंड सितंबर, मैंने आपको पहले ही बताया। द बजट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस प्रिपेयर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट इस बजट के लिए एक प्लान तैयार करता है? दैट इज अ बजट डिवीजन, एक अलग से है जो इसके लिए सारा काम करता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया द प्रोसेस ऑफ द बजट मेकिंग इज सेट अप विद द बजट डिवीजन issuing the budget circular containing detailed discussions with all the ministers, union territories, autonomous bodies, and all that. The estimations are prepared by the ministers and the departments according to the assessments, and every department prepares an estimate for receipts and expenditure separate. आप देखो आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है, आपके पास और बहुत एनर्जी डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, होम अफेयर्स है, ठीक है ना। तो हर डिपार्टमेंट को टाइम दिया जाता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के ऊपर है, चाहे वो स्टेट लेवल के ऊपर है। हर स्टेट को टाइम दिया जाता है कि तुम्हारी स्टेट की, क्योंकि स्टेट क्या है? सेंटर के बेबीज हैं, तो 28 बेबीज और 8 यूनियन टेरिटरीज को टाइम दिया जाता है कि भैया तुम अपनी अपनी डिमांड को मेरे आगे रखो कि तुम मेरे से क्या चाहते हो, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। अपनी अपनी लिस्ट हमारे आगे भेजो, जैसे मम्मी पापा दिवाली पे करते हैं ना, अपनी अपनी लिस्ट दो जी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है। सो दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन। देना ना देना अलग बात है, बट पहले काम क्या है कि उनसे उनकी रिक्वेस्ट लेनी, राइट। A series of pre-budget consultations are done with the union minister and chief ministers, stakeholders, industry association representatives. ये मैंने आपको बता दिया। The budget is presented in the parliament in such form that finance ministry may discuss after considering the suggestions any estimated suggestions of kiske estimate committee. The budget document depict information relating to the receipt and expenditure for, underline the word receipt and expenditure किसके लिए? For 2 years. 2 years क्या? That I need to do the postmortem of my previous year. कि मैंने प्रीवियस ईयर में क्या क्या प्रपोजल्स रखे थे, मैंने क्या सोचा था कि मेरे को कहां से कितनी इनकम होगी, मैंने क्या सोचा था कि मेरे को कहां से कितना एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। कितना मतलब रिपोर्ट कार्ड है पिछले साल का, आप कितना उसमें सक्सेसफुल हुए और कितना आप उसमें फेल हो गए, वो सारा आपको पार्लियामेंट में बताना पड़ता है कि पिछले साल हमने ये किया था, इस साल हमारे पास ये है, हमने इतना सक्सेस रहा और हमारा इतना फेलियर हुआ। और उसको दिमाग में रखते हुए जो मेरा प्रेजेंट ईयर है, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए मेरे को क्या करना है? प्रपोजल रखना है, ठीक है। सो बीई क्या है आपका? बजटरी एस्टिमेट्स of the receipts and expenditure in respect of the current and ensuing financial year. current मतलब जो चल रहे हैं और आने, दोनों के लिए मेरे को डिस्कस करना है। और द करंट ईयर मेरे को क्या करना है? रिवाइज करने हैं अपने एस्टिमेट्स, एंड देन एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रोसीडिंग द करंट ईयर।
द बजट स्पीच इज मेनली क्या है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है which has been proposed policies and programs. The finance minister कौन करता है, make a detailed budget speech, कहां पे देता है, in front of लोकसभा. और देता कौन है, ये फाइनेंस मिनिस्टर देता है, nobody else. और उसमें क्या करता है, एवरीथिंग कि मेरे पास टैक्सेशन, बोरिंग्स, एक्सपेंडिचर प्लान क्या है. द बजट स्पीच जो है वो कह रहा है यूजुअली इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पार्ट ए क्या कर रहे हैं, आउटलाइन क्या कर रहे हैं, आपका प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्रिवेलिंग करंट में अभी क्या चल रहा है, वेयर डू आई स्टैंड. जैसे प्री बोर्ड्स होते हैं ना, ठीक है ना, आपके एमटीपी होंगे, तो एमटीपी क्या है कि एट प्रेजेंट, अभी आप फाइनल बैठे नहीं हो, एट प्रेजेंट आपकी कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है. और उसमें सारी प्रायोरिटीज, मिनिस्टर प्रेजेंट, सारा कुछ उनके पास होता है. और पार्ट बी में हम क्या डिस्कस करते हैं, द प्रोग्रेस द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन वेरियस डेवलपमेंट मेजर्स, डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर पॉलिसी. ये प्रेजेंट है और सेकंड क्या है, फ्यूचर है. अंडरस्टूड दिस थिंग. यहां तक कोई चीज ऐसी नहीं थी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे. 211 आर्टिकल नंबर 211 आपने याद रखना है, 112 आपने याद रखना है. उसके बाद आपने प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन है. फिर उसके बाद क्या था, वो मतलब वो तो इजी है, राइट. अब यहाँ पे एनी डाउट ऑनलाइन, मे आई कंटिन्यू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये सारी टर्म्स आपको समझनी है, तो आगे. The AFS shows the receipts and expenditures of the government in 3 separate parts. AFS हमने देखा था ना कि जो हमारे पास ये आर्टिकल नंबर 112 के हिसाब से हम उसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया लोकेश भाई. और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट. बहुत कंफ्यूजन होती है, तो पार्ट्स में याद रखना है कि जो मेरी स्टेटमेंट है इट इज टू बी कॉल्ड एज बजट. क्या है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. उसके आगे 3 पार्ट्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट. द लिस्ट ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट्स, जब हम कंटेंट बोलते हैं, अब जैसे आपके पास मेरी स्टैटिस्टिक्स की बुक आई है, तो उसके पहले कंटेंट है ना कि इस पेज नंबर पे यहां से यहां तक ये है, इस पेज नंबर में यहां से यहां तक ये है. तो जब निर्मला सीतारमण अपनी स्पीच को, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने जाती है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना होता है, 4 स्टेजेस के ऊपर है. पहले मेरा AFS क्या है, सेकंड क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, थर्ड क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, और फोर्थ क्या है, स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर FRB एक्ट. FRB एक्ट क्या है आपको आगे जाके पता चल जाएगा, मैनेजमेंट एक्ट है ये भी आपका, राइट. बट इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म, दैट इज आपने सुना होगा MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है. तो एक तो मैक्रो हो गया, मैक्रो का मतलब पूरी इकोनॉमी एज अ होल, और दूसरा आपके पास क्या हो गया, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेट. पहले यहां तक ये टर्म्स को थोड़ा अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि आगे डिस्कशन इसी के ऊपर होने वाली है. कंसोलिडेटेड, कॉन्टीजेंसी, पब्लिक अकाउंट. और मेरा जो स्पीच का प्रोटोकॉल है वो किस ऑर्डर में होगा, पहले मेरे को अपनी स्टेटमेंट देनी है, फिर मेरे को डिमांड ग्रांट्स देना है, फाइनेंस बिल देना है, एंड देन FRB एक्ट के अंडर 2 चीजें मैक्रो और माइक्रो के बारे में मेरे को डिस्कस. रिकॉल दीज थिंग्स इन योर माइंड वंस अगेन. सबर रखो, इट्स नॉट सब्सिडीज, इट इज समथिंग एल्स. Am I clear? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने अपने आप को एक बारी बोल दिया दिमाग में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी. अब इसके बाद क्या है बेटा,
9 other documents which are in the nature of explanatory statements supporting the mandated statements are also presented. Mandated क्या होता है? जो कंपल्सरी होता है, जो देना ही देना है, ठीक है ना। अब आपने प्री बोर्ड नहीं दिया, आपको क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? प्री बोर्ड नहीं दिया तो स्कूल में क्या देना पड़ेगा? टेस्ट। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब जिस दिन एब्सेंट हो, प्री बोर्ड हो, तो एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी ना कि मैं क्यों एब्सेंट हुआ। एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। वो क्या चीज है? मैंडेटरी है। उस मैंडेट जो एप्लीकेशन दे रहे हो, लीव एप्लीकेशन, सिक एप्लीकेशन दे रहे हो अपनी, अगर वो विदाउट एनी प्रूफ है तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। एप्लीकेशन देना मैंडेटरी है, बट उस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट अटैच करना कि यस आई वाज रियली सिक, डॉक्टर की स्टेटमेंट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो अटैच करना डॉक्यूमेंट मतलब मैंडेटरी एप्लीकेशन के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो, ठीक है। तो मेरे पास एक तो है कि जो पार्लियामेंट में देना ही देना है आपको, वो मैंडेटरी है। बट जो मैंडेटरी को, आपको पता है ना, पार्लियामेंट में कई बारी ऑपोजिशन भी बैठी होती है, वो कहती है हम इस चीज को नहीं मानते, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो उसमें फिर क्या हो जाता है? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पास कितने हैं? अब छुटकू का एक नंबर एक ही जगह के ऊपर लिखा हुआ है और ये कहीं रिपीट नहीं होगा, और आपकी काउंसिल को ये नंबर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कितने डॉक्यूमेंट्स आपको अदर देन मैंडेटरी देने पड़ेंगे? 9. The expenditure of certain categories, for example, very important paragraph, for example, emoluments and allowances of the President of India. Emoluments क्या होती हैं? आपकी remuneration, कि मेरे प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी देनी है, उसको क्या अलाउंसेस देने हैं, किस तरह क्या उसको बोनस देना है, किस तरह के उनको इंसेंटिव्स देने हैं, ठीक है। दो तो आपके पक्के है ना जो अलग है, पोजीशन रखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। इन दोनों की आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से, आपको पता है प्रेसिडेंट की सैलरी प्राइम मिनिस्टर की सैलरी से ज्यादा होती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी हैं। तो इंडिया में प्रेसिडेंट इज सीनियर टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आपके पास प्रेसिडेंट की सैलरी, फिर उसके बाद आपके जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन हायर रैंकिंग पर्सनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब जो टॉप पोजीशन रखते हैं आपके पास, ठीक है। हायरार्की में टॉप पोजीशंस है आपके पास। 3 पर्सनैलिटीज, प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनकी जो सैलरी है या जो उनके मतलब सारा इनकम एक्सपेंडिचर जो भी है, वो हम कहाँ पे रखते हैं? दे आर गोइंग टू बी केप्ट इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होती है। वी आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट टू द पार्लियामेंट, और उसको बजट में सेपरेटली रखा जाता है। और कौन से फंड के अंदर रखा जाता है? कंसोलिडेटेड फंड, प्रेसिडेंट, जजेस एंड हाई अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन का मतलब होता है एज पर ट्रेडिशन, की जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस चलती आ रही हैं। द बजट में बी प्रेजेंटेड ट्वाइस। बजट कब किया जा सकता है? ट्वाइस, ठीक है ना। बट इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। कई बारी आप देखो, पिछले साल था कि पिछले से पिछले साल था, जब इलेक्शंस हो रहे थे, पिछले साल था, मेरे को लास्ट ईयर था, है ना। तो हमारे पास 2 बारी बजट आया, एक इंटरम बजट आया और एक जब हमारी गवर्नमेंट आ गई उसके बाद पूरा एक फाइनेंशियल ईयर आया। जब इलेक्शंस के डेज आपके मार्च अप्रैल में होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो प्रेजेंट सरकार होती है वो क्या कहती है कि अब हमें नहीं पता कि नेक्स्ट इलेक्शंस में हम फिर से वापस पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे। हु इज गोइंग टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर, हु इज गोइंग टू बी द रूलिंग पार्टी, हमें नहीं पता। हो सकता है पब्लिक का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए। तो वो जब तक वो पार्टी में है,
जब तक वो एक्शन में है तब तक वो क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। तब तक वो बजट बनाएंगे उस ड्यूरेशन तक। तो उस बजट को हम क्या बोलते हैं, इंटरम बजट, शॉर्ट टर्म बजट। फिर जब इलेक्शंस हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है आपका, अगर वही सेम पार्टी आ गई तो वो उसको जो भी चेंजेस करनी है, अमेंडमेंट्स करनी है उसके साथ करेगी, या जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो अपना नया बजट बनाएगी। तो बजट में बी प्रेजेंटेड ट्वाइस। द फर्स्ट वन टू सिक्योर अ वोट ऑफ अकाउंट फॉर फ्यू मंथ्स, this is followed by a AFS of that year for full। पहला किसके लिए, वोट ऑन अकाउंट। इंटरम बजट जब बनेगा तो वो किसके लिए बनेगा, वोट लेने के लिए, ठीक है ना। वो किसके लिए होगा, फ्यू मंथ्स के लिए होगा। बट जब एक बार इलेक्शंस हो गए, पार्टी आ गई, तो फुल फ्लैज बजट बनेगा। जो फुल फ्लैज बजट होता है ना, उसको हम AFS बोलते हैं, नॉट द पार्ट टाइम। ठीक है, पार्ट टाइम क्या है, वोट ऑन अकाउंट है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल करते हैं, तभी तो उसका नाम दिया हुआ है वोट ऑन अकाउंट। इलेक्शंस, यही तो इंडिया में प्रॉब्लम है, तभी तो सब्सिडीज खत्म नहीं होती है। कि जो चीज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, नहीं अच्छी, उसको भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर पॉलिटिक्स हावी है। दैट इज द ओनली इशू। ठीक है, चलें जी आगे। अब थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब आपकी आएंगी। द बजट इज डिस्कस्ड इन 2 स्टेजेस इन द लोकसभा। कितनी स्टेजेस में, 2 स्टेजेस में। देयर इज अ जनरल डिस्कशन ऑन द बजट एज अ होल। आफ्टर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द जनरल डिस्कशन ऑन द यूनियन बजट इज ओवर, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। मैं कोर्ट में, सॉरी, लोकसभा में गई, मैंने बजट को क्या किया, एक जनरल डिस्कशन किया, एक प्रपोजल रखा, राइट, कि मतलब कहते हैं ना वो प्री अप्रूवल, एक प्रपोजल रखा है मैंने कि मेरा ये प्लान्स हैं, मैं ये प्रपोज रख रही हूं, अगर आपको इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप इसको बता सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपका एग्जीक्यूशन से पहले का, अप्रूवल से पहले का एक ओपन इनविटेशन है। ओपोजिशन पार्टी के आगे प्रपोजल्स रखे जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्निंग पार्टी है वो ये सोच रही है कि डिफेंस के ऊपर हमने इतना खर्चा करना है, इस चीज के ऊपर हमने इतना खर्चा करना है। कहीं पे भी अगर आपको ऑब्जेक्शन है आप हमें बता दीजिए, हम उसके ऊपर वर्किंग रिकंसिडरिंग करेंगे। अगर आपको याद हो, इस साल के ऊपर भी जब गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, उससे पहले उसने लोकसभा में अपनी फाइल को रखा, बट वो पास नहीं हुई क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी थी। तो वो वापस किया गया, उस कमी पेशी को रिकंसिडर किया गया, फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें अप्रूवल करवाया गया, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो बजट बनाने से पहले एक ये नहीं है कि हम डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन होती है लोकसभा। अगर आपको याद हो, आपके इंडिया में हम कहते हैं ये प्री मानसून सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट में होता है ना, मानसून सेशन शुरू हो गया या ये सारा कुछ हो गया, तो वो प्रपोजल्स डिस्कस होते हैं। एक बारी लोकसभा में आपने अपना प्रपोजल रख दिया, आपने अपने इफ एंड बट्स को रख दिया, उसके बाद आपके जो हाउस डिस्कशन है एडजर्न, मतलब वो सभा खत्म हो जाएगी। कितनी देर के लिए, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, 14 दिन 15 दिन अभी आपको पता चलेगा। बट एक बारी मैंने अपने हाउस में, लोकसभा में बजट को रख दिया, उसके बाद एडजर्न, मतलब मेरी सभा खत्म, पार्लियामेंट इज ओवर, नो ऑपोजिशन इज गोइंग टू टेक देयर ओन टाइम कि हमें डिस्कशन के ऊपर टाइम चाहिए, एंड दे आर गोइंग टू डू अ अप्रेजल ऑफ दैट थिंग। यहां तक बात समझ में आई। जब तक आपका हाउस एडजर्न रहेगा, मतलब बंद रहेगा, ठीक है, मैंने जो देना था वो दे दिया,
अब आपके पास है, आप उस बजट को पढ़िए, आपको जो रिकमेंडेशंस देनी है, टेक योर टाइम, ठीक है। तो मैं तो फ्री होगी ना, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। तो जब मेरे पास कोई काम नहीं है तब मैं क्या करूंगी, नोट डाउन द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द वेरियस मिनिस्टर्स एंड डिमांड्स डिपार्टमेंट्स आर कंसीडर्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटीज कंसर्न। डिमांड फॉर ग्रांट्स, आपको मैंने बताया कि 28 बेबीज है मेरे पास, वो 28 बेबीज अपनी लिस्ट को भी तो सेंटर के आगे रखेंगे ना कि हमें ये चाहिए। सेंटर अपनी लिस्ट, स्टेट अपनी लिस्ट देगा, कोई वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपनी लिस्ट देंगे कि मेरे को सेंटर से ये उम्मीद है, सेंटर पंजाब में आके एक हॉस्पिटल बनाए क्योंकि पंजाब में हॉस्पिटल की बहुत कमी है, सेंटर पंजाब में आके एक यूनिवर्सिटी बनाए क्योंकि पंजाब के लोगों के पास यूनिवर्सिटीज नहीं है। तब हम अपने अपने प्रपोजल्स, अपनी अपनी डिमांड किसके आगे रखते हैं, सेंटर के आगे रखते हैं। अब जैसे आप देखो पंजाब में फ्लड आया इतना ज्यादा, तो हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के आगे डिमांड रखी कि हमें सेंटर से इतने की मदद चाहिए क्योंकि अब मेरे बस से बाहर है ये चीज। तो जो जो डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर्स, स्टेट्स अपनी डिमांड्स सेंटर के आगे रखती हैं, so they are going to be called as a demand for grants, ठीक है। And once the report is presented by these committees within the stipulated time, the House proceeds for the discussion and conduct ministry-wise voting on the demand for grants. पहले क्या होता है कि आपके पास जो जनरल प्रपोजल है डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में गया और उसके बाद आपकी पार्लियामेंट होगी बंद। फिर डिस्कशन किसके ऊपर चलती है, जो प्रेजेंट मिनिस्ट्री रूलिंग पार्टी है वो डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन। मेरे पास इस डिपार्टमेंट से, इस लोकेशन से ये डिमांड आई है, ठीक है। उस डिमांड को हमने क्या करना है, प्रेजेंट, मतलब एक टाइम दिया जाता है ना, स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब क्या होता है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम दिया और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर उसके ऊपर क्या होता है, वोटिंग होती है, क्योंकि वो पूरा मिनिस्टर वो होता है, पूरा आपके पास होता है कौन किसके लिए सैंक्शन करने के लिए परमिशन दे रहा है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगी, वोटिंग होगी, राइट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर ऑनलाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पैराग्राफ, द लोकसभा, लोकसभा के पास क्या है, द पावर टू कॉन्कर और टू रिफ्यूज एनी डिमांड और इवन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द ग्रांट सॉट बाय द गवर्नमेंट। मतलब लोकसभा कॉन्कर मतलब उसको काट सकती है, उसके लिए लड़ाई कर सकती है, उसको रिफ्यूज कर सकती है और उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर सकती है। लोकसभा के पास ये पावर होती है कि जो भी डिमांड रखी गई है वो उसको काट दे, उसको रिड्यूस कर दे, मतलब हर तरह की पावर लोकसभा के पास है। द बजट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा soon after the finance minister has completed his or her speech in the Lok Sabha. एक बार ये प्रपोजल हुआ, कोर्ट अर्जेंट हो गया आपका, उसके बाद आपकी लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक बारी लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस हो गया, लोकसभा से वो बजट किधर जाएगा, राज्यसभा में। नहीं, एक बारी उसने इंट्रोड्यूस कर दिया ना, अप्रूवल बाद में होगा, प्रेजेंट कर दिया, अप्रूवल नहीं हुआ अभी, ठीक है। प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट होके, प्रेजेंट कहां पर होगा, लोकसभा में होगा, लोकसभा से प्रेजेंट होके वो कहां पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। बट यहां पे क्या है, द राज्यसभा डज नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड देयर इज ओनली अ जनरल डिस्कशन ऑन द। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर अथॉरिटी है कि मैंने देना है या नहीं देना, कितना देना है, वो अथॉरिटी किसकी है, दैट इज ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा हैज नथिंग टू डू विद डिमांड फॉर ग्रांट्स। 3 पैराग्राफ्स अभी तक हमने पढ़े हैं। पहला पैराग्राफ में हमने क्या देखा, एक रिकैप कि आपका प्रेसिडेंट, आपका सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई अथॉरिटीज, उनकी जो सैलरीज होती हैं, उनके जो इंसेंटिव्स होते हैं, उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती है, वो किस में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, बट कोई डिस्कशन नहीं, किसी को कुछ बताने की उसमें जरूरत नहीं है।
उसके बाद हमारा बजट तैयार होता है। वो बजट तैयार होके एक ओपन डिस्कशन के लिए कहाँ पे जाता है, लोकसभा में जाता है। लोकसभा में एक बारी ओपन डिस्कशन के लिए छोड़ दिया, उसके बाद मेरी लोकसभा जो होती है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एडजर्न हो जाती है, बंद हो जाती है, कोई वर्किंग लोकसभा में नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, आपकी डिस्कशन चलती है वेरियस डिपार्टमेंट्स के साथ, वेरियस मिनिस्टर्स के साथ, किस चीज के ऊपर, डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब जो भी आपका फाइनेंस कमीशन है, जो भी अथॉरिटीज है, वो टाइम देती है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर इतनी देर के लिए, आपको 15 दिन दिए जाते हैं, आप डिस्कशन कीजिए और मेरे को अपना प्रपोजल फाइनल करके बताइए। मतलब ये नहीं है कि हर सेकंड पर्सन विल गो, आपके हेड्स होते हैं, ठीक है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने अपने हेड्स को किसी को भी देना है तो वो वैसे करके, राइट। तो वो अंडर डिस्कशन चलती है आपकी। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि लोकसभा के पास पावर है कि वो उस डिमांड फॉर ग्रांट्स को कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरीके से वो हैंडल कर सकती है। बट एक बारी जो आपका मेन बजट है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। बट राज्यसभा हैज नो राइट टू स्पीक ऑन demand for grants. Are we clear to this much extent? Chalo ji. Another paragraph. After the general discussion on the budget proposal, voting on the demand for grants have been completed. मतलब जो भी मेरी डिस्कशन थी वो आपकी कंप्लीट होगी, किसके ऊपर, डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर। गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है, अप्रोप्रिएशन बिल। जो आपकी डिस्कशन थी डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वो खत्म हो गई है, राइट, इट्स ओवर। जो कटा कटाई करनी थी वो हो गई है, ठीक है। और ये कटा कटाई करने के बाद किसको क्या देना था, क्या नहीं देना था, सब कुछ डिसाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है, एप्रोप्रिएशन बिल। क्या इंट्रोड्यूस करती है, एप्रोप्रिएशन बिल। It is intended to give authority to the government to incur expenditure from and out from consolidated fund of India. Appropriation bill, याद रखना, ये गवर्नमेंट को एक अधिकार देती है, एक अथॉरिटी देती है कि तुम पैसा कहां से कर सकते हो, फ्रॉम एंड आउट ऑफ द, कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आपको याद हो हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। तो अप्रोप्रिएशन बिल ये कब आती है, पहले तो बात आपको ये याद रखना कि अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस कब होता है, जब डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन ओवर हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करती है जिसमें उसको ये अथॉरिटी दी जा रही है कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना मर्जी पैसा जो भी है यू कैन टेक आउट फ्रॉम दैट, ओके। अब अनदर इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ आपके पास क्या आएगी, मोशंस फॉर द रिडक्शन टू वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट्स। मतलब आपके पास जो मांगोगे वो तो नहीं मिलेगा, है ना, जो मांगोगे क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, पॉलिटिक्स भी हावी होती है। तो जो मोशंस मतलब क्या हो जाती है, एक्टिविटीज है, जब हम उसको कट कर देते हैं। आपने डिमांड की, आपने बोला कि मेरे को सेंटर से 80% हेल्प चाहिए, मैंने 80% नहीं दी, मैंने आपको सिर्फ 20% दी, तो उसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ कट मोशंस। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, कि अपने दिमाग में रखो कि डिमांड फॉर ग्रांट्स को जब रिड्यूस किया जाता है कि नहीं 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 डिमांड तो आई थी इतने की बट मैंने इतना दिया, सो व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कट मोशन। कि ये टर्म है जो गवर्नमेंट बताती है कि भैया तूने मेरे से 100 रुपए मांगे थे बट कट मोशन के थ्रू मैंने तेरे को सिर्फ 20 रुपए। एम आई क्लियर? 2 टर्म्स आपकी यहाँ पे आ गई, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएशन बिल एंड कट मोशन। एप्रोप्रिएशन बिल डिमांड फॉर ग्रांट्स के डिस्कशन के बाद जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें एप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल आपको राइट देती है कंसोलिडेटेड फंड को यूज करने के लिए, और जब आपके डिमांड फॉर डीजी का पोस्टमार्टम हो जाता है
और क्या आपको मिलता है, क्या आपको नहीं मिलता, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज टू बी कॉल्ड एज अ कट मोशन। एम आई क्लियर फॉर ऑल दिस टर्म्स? ऑनलाइन मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चने खाने की बारी आ गई, एनर्जी बहुत लग गई, एनर्जी चाहिए, चने खाओ। देखा रिधि, मैं भी चने खाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते। Yes. आगे अब आपके पास क्या है जी? द फाइनेंस बिल। पहला कौन सा बिल था? एप्रोप्रिएशन बिल था। उसके बाद क्या है? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या करता है? गवर्नमेंट की टैक्सेशन उसको, ठीक है, कि आपके जो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं उसको किस में किया जाता है? लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल बजट। एप्रोप्रिएशन बिल आफ्टर डीजी और फाइनेंस बिल आफ्टर यूजी। यूजी मतलब, यूबी मतलब यूनियन बजट। एप्रोप्रिएशन बिल कब होता है? जब डीजी के ऊपर डिस्कशन खत्म हो जाती है। और फाइनेंस बिल कब होता है? जब आपके पास जनरल बजट प्रेजेंट हो जाता है, जैसे जीएसटी के ऊपर अभी हुई थी, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल, क्योंकि टैक्सेशन तो उसी में जाएगा ना आपका। इट इज अकम्पनीड बाय व्हाट? अकम्पनीड मतलब उसके साथ और क्या होता है? अ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ द बिल एंड देयर इफेक्ट ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री। मैंने पहले ही बोला ना, मेमोरेंडम क्या होता है? एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है कि अगर मैं अपनी पब्लिक के ऊपर ये टैक्स लगा रही हूं तो उसका मेरे को क्या फर्क पड़ेगा और मेरी कंट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या होता है? दिस इज ऑल टू बी डिस्कस्ड इन द फाइनेंस। मतलब जो भी टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं वो आपके पास किस में आएंगे? फाइनेंस बिल में, ठीक है। द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ फाइनेंस बिल कैन नॉट बी अपोज्ड। इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है कि फाइनेंस बिल को मैंने कंसिडर कब करना है? प्रेजेंट तो मैंने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप काम होगा ना। पहला आपके पास क्या है? बजट को तैयार करना, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, प्रेजेंटेशन कर दी उसकी। इन द मीन टाइम मेरे पास डिमांड फॉर ग्रांट्स भी हो गया, कट मोशंस भी हो गया आपके पास। अब उसके बाद फाइनेंस बिल भी आ गया आपके पास। बट फाइनेंस बिल के जो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं वो कब डिस्कस होने हैं? जब आपकी डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर से डिस्कशन सारी ओवर हो जानी है। प्लीज अंडरलाइन कि the finance bill is taken up for consideration and passing after the appropriation bill is passed. Appropriation bill क्या था? Authority to the government to use consolidation fund of India and to have cut motion. ठीक है। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, the finance bill seeks to give effects of the financial proposals of the government for the next financial year। और जो पार्लियामेंट को फाइनेंस बिल पास करना होता है कितने डेज में करना होता है? 75 डेज। दो बिल हो गए, एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल क्या है? कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। और आपका टैक्सेशन, फाइनेंस बिल क्या है? आपकी टैक्सेशन प्रपोजल है। बट फाइनेंस बिल को देना कब है? जब एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास हो जाता है। और जो फाइनेंस बिल है वो आपका कितने दिन के लिए होता है आपके पास डिस्कशन या पासिंग के लिए? 75 डेज पार्लियामेंट को पास करना। क्लियर है? नेक्स्ट जी, on the last day of the days allotted for the discussion of the DG, the speaker, another important term आपके पास आ गई जी। इसको करने से पहले आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रीफ यू अप कि अभी तक क्या हुआ था। मेरे को स्टैट्स भी शुरू करना है अभी। पहला प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट में बजट डिस्कशन के लिए इंट्रोड्यूस हो गया, राइट। उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स आपका डिस्कशन हुआ अमंग वेरियस मिनिस्टर्स एंड ऑल दैट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ?
बजट जो है राज्यसभा में चला जाएगा, राइट। और उसके बाद आपके पास क्या इंट्रोड्यूस होगा, एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होगा। एप्रोप्रिएशन बिल इज गोइंग टू गिव यू एन अथॉरिटी कि आप अपना कंसोलिडेटेड फंड से फंड्स को यूज कर सकते हो, और डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन ओवर हो जाएगी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, और उसमें से वोट करके आपको ये देखा जाएगा कि आपको कितना देना है और कितना नहीं देना। बट जो आपके पास बजट है वो लोकसभा में प्रेजेंट करने के बाद कहाँ पे आगे चला जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा फॉर डिस्कशन। बट जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है वो राज्यसभा में नहीं जाएगा। इट हैज नो राइट टू कमेंट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। उसके बाद एक बारी डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन ओवर होगी, एप्रोप्रिएशन बिल आपका पास हो गया, आपके पास एक नया बिल इंट्रोड्यूस होगा विच इज टू बी टेकन एज अ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल किसके बारे में डिस्कस करता है, टैक्सेशन प्रपोजल के बारे में। बट ये फाइनेंस बिल देना कब है, जब आपका जनरल बजट जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद आपके पास जो फाइनेंस बिल है वो एक बारी मैंने आपको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो पार्लियामेंट में इट इज गोइंग टू बी पास्ड विद इन द 75 डेज ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब जब मैंने दिया तो उसके 75 डेज के अंदर अंदर उसकी कांट जांट, उसका रिकमेंडेशंस, उसकी जो भी ऑफरिंग्स थी वो करके उसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब क्या चीज है, एम आई क्लियर फॉर दिस, कि जब मेरी ये बजट डिस्कशन ये सारा कुछ होता है, या जब मेरी डीजी के ऊपर डिस्कशन होती है, ठीक है। अब आपने मेरे से मांगा तो ज्यादा, बट मैंने आपको दिया नहीं, तो जिसने मांगा है वो तो शोर मचाएगा ना। और ये सारी जो डिस्कशन कहाँ चलनी है, लोकसभा में चलनी है, राज्यसभा में तो ये चलनी नहीं है। तो लोकसभा में हेड कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। तो जब मेरी डिमांड फॉर ग्रांट्स की लास्ट डिस्कशन होती है तो उसमें जो स्पीकर होता है वो पार्लियामेंट के आगे, वोट ऑफ हाउस के आगे जो आउटस्टैंडिंग, एक तो मैंने अप्रूव कर दिया, वो क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन बिल में चला गया कि ये चीज मैंने आपको दे दी है। बट जो मैंने अप्रूव आउटस्टैंडिंग, मतलब कि जो आपकी डिमांड्स अभी भी क्लियर नहीं हुई है, वो वोट ऑफ हाउस के आगे जाके बताता है कि देखो इस डिपार्टमेंट ने, इस मिनिस्ट्री ने, इस स्टेट ने ये डिमांड रखी थी, बट हमने इसको अप्रूव नहीं किया, हमने उसकी बजाय ये कर दिया या ये नहीं किया, ठीक है। तो जो वो आउटस्टैंडिंग्स को पार्लियामेंट के आगे, वोट ऑफ हाउस के आगे रखता है, उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, गुलोटीन। उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, गुलोटीन। मतलब जो आपकी डीजी की आउटस्टैंडिंग्स हैं, जो आपकी डीजी की आउटस्टैंडिंग्स हैं, वो स्पीकर वोट ऑफ हाउस के आगे रखता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ गुलेटिन। इट इज अ डिवाइस फॉर ब्रिंगिंग द डिबेट ऑन द फाइनेंशियल प्रपोजल टू एंड विद द स्पेसिफाइड टाइम। कि जो आपने मेरे पास प्रपोजल्स रखे थे उनके ऊपर डिस्कशन तो होनी चाहिए ना, कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आउटस्टैंडिंग्स है। तो ये नहीं कि करते रहो, टाइम होता है उतने टाइम तक आपको वो डिस्कशन करनी है। बट यहाँ पे जो टर्म नोटेड है वो क्या है, गुलोटिन, राइट, इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटस्टैंडिंग फॉर डीजी, ठीक है, राइट। आफ्टर द फाइनेंस बिल हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा, ये किसके पास चला जाता है, राज्यसभा। द बिल बीइंग अ मनी बिल, राज्यसभा को इसमें कितने दिन के लिए, कितने दिन के बाद इसको वापस करना पड़ता है, विद इन 14 डेज। ये 2 डेज के ऊपर बेटा विद और विदाउट रिकमेंडेशंस, ठीक है। ये 2 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज द 75 days and the other one is to be 75 days क्या था, the finance bill seeks to give effect to the finance by the government for the next, the parliament has to, parliament कौन सी होगी, ये लोकसभा, ठीक है ना। तो ये उसको विद इन 70 days में इसको इंट्रोडक्शन के ऊपर पास करना पड़ता है। फिर ये दोनों का पार्ट हो गया, 75 days, 14 days इसी के बीच में आ गए, इस 75 days और प्लस 14 days है, 75 के बीच में ही है। द पार्लियामेंट हैज टू पास द फाइनेंस बिल
विदिन 70 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन है, 75 डेज, ठीक है। तो जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, लोकसभा से ये किसके ऊपर जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा को कितने दिन में वापस करना है, 14 डेज। क्लियर है ये, ठीक है। पार्लियामेंट में कब है, 75 डेज के लिए, बट राज्यसभा में कितनी देर के लिए, 14 डेज के लिए। वो कुछ करना चाहती है करे, नहीं करना नहीं करना। द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा के पास हक है कि वो उसको कंसिडर भी करे, है ना। मतलब एक तरीके से ये क्या की जाती है, फॉर्मेलिटी की जाती है कि लोकसभा ने अपना बिल राज्यसभा को दे दिया, राज्यसभा ने वो बिल 14 दिन के अंदर अंदर वापस करना है, और फिर लोकसभा ने विद इन 75 डेज में उसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है जी, क्लियर है। हाउएवर 2017 द 1 फरवरी द एप्रोप्रिएशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरे पास अब रेलवे बजट जो है मर्जर हो गया है, वो अब मेरे पास सिर्फ एक ही बजट आता है, एंड व्हाट इज दैट टू बी टेकन एज, दैट इज टू बी टेकन एज योर यूनियन बजट। अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, आई होप इट इज क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक। Yes, ma'am. हाँ जी बोलो। तो कंसोलिडेटेड फंड थोड़ा थोड़ी ना होता है, बहुत होता है, वो पता चल जाएगा अभी बाद में। हाँ तभी तो आते हैं हमारे पास, वो बजट अप्रूव ही तो होता है, तभी तो इंट्रोड्यूस होता है वो। बुलेटिन, वो तो एक, अब आपको इन्फॉर्म भी तो करना है ना, फॉर्मेलिटी है वो आपको इन्फॉर्म भी तो करना है ना कि इस डिपार्टमेंट से इतनी इतनी की डिमांड आई थी, बट हमने सिर्फ इतना किया और इतना नहीं किया, ठीक है। तो वो वोट ऑफ हाउस, मतलब जो लोकसभा है उसको बताया जा रहा है, उसको इंफॉर्मेशन पास हुई जा रही है, उस प्रोसेस को हम बुलेटिन बोलते हैं, ठीक है। कि ये जो प्रोसेस है, जब स्पीकर आपको अपडेट कर रहा है, किसके ऊपर स्टेटस को अपडेट किया जा रहा है, किसके ऊपर, आपका डीजी के ऊपर, राइट। हाँ जी, नहीं वो आपने पढ़ा नहीं लाइन, लोकसभा में कहां से जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर वो वापस करना है, चाहे वो रिकमेंडेशंस दे चाहे वो ना रिकमेंडेशंस दे। एक मिनट रुक तो जाओ, बता रही हूँ, उसको लिंक बना रही हूँ ना अभी। लोकसभा में आ गया, लोकसभा के बाद वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा को उसको 14 दिन के बाद वापस करना है। अब ये लोकसभा की मर्जी है कि जो वो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं उसको उन्होंने मानना है या नहीं मानना, ठीक है ना। कि या जो उन्होंने अपना प्रपोजल्स दिए हैं उन्हीं के साथ उसको इंट्रोड्यूस करना है। और जो आप ये बात करें, क्योंकि लोकसभा के पास ये पावर है चेंज करने की, नहीं है, पावर तो है, बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने कभी मॉक पार्लियामेंट सेशन किया हो, अब अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करती हूँ, राइट, पास होने के लिए मेरे को वोट चाहिए ना, राइट। कितनी परसेंट सिविक्स में पढ़ा होगा, कितने 70% मेरा ख्याल से होता है ये, कि अगर वो हो गया तो वो पास हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर बिहार में अभी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है ना, अगर मोदी जी बार बार पर्सनल जाते हैं हर एक स्टेट में कि इलेक्शंस की कैंपेनिंग करने के लिए, वो क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि मोदी ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में मैक्सिमम मेरे नंबर हो, ताकि वो जो भी बिल पास करे वो सहज सहमति से पास हो जाए। क्योंकि पार्लियामेंट वोट ऑफ हाउस में क्या होता है, वोटिंग होती है ना, एक तरफ ओपोजिशन बैठी होती है और एक तरफ रूलिंग पार्टी बैठी होती है ना। तो जब रूलिंग पार्टी के वोट ज्यादा हो जाएंगे तो ऑपोजिशन तो वो अपने आप ही रिजेक्ट हो गया ना, फिर उसने अगर क्रिटिसिज्म भी किया बट उसको डोमिनेंस नहीं मिली, उसको कोई वेटेज नहीं मिली क्योंकि उसकी वोट्स कम थी, तो वो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में डिस्कशन होती है इसके ऊपर, वोटिंग होती है इसके ऊपर, बट क्योंकि मेजोरिटी मेंबर्स जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं, तो उस केस में फिर क्या हो जाता है, जो डिसीजन हम चाहते हैं फिर वही हो। अंडरस्टूड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट?
बस No, ma'am. डिक्टेटरशिप यही तो होती है फिर, बट फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी है ना, प्रोटोकॉल तो पूरा करना है। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। बट इस चीज को पूरा करने के लिए जो आज हमने किया है, एक बारी अब मुश्किल चीज जो मेजर मेजर टर्म्स थे वो मैंने आज करवा दिया आपको, ठीक है। अब हैं टर्म्स बट थोड़े कम टर्म्स हैं, बट एक बारी आज पूरे दिन में कल की क्लास से पहले प्लीज एक बारी ये गो थ्रू कर लेना, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चेन जो है वो फ्लो चार्ट है आपके दिमाग में वो बन जाए। एम आई क्लियर? अब सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक लो एंड ज्वाइन मी बैक फॉर। हाँ जी बोलो अक्षरा। रिधि आ रही है? रिधि आपने कुछ कहना है बेटा? यस मैम। हाँ जी। मैम मेरे को ये कहना है कि मैं अपना टेस्ट ना आपको आज भेज दूंगी, कल टाइम नहीं लगा तो मैं अच्छा चलो भेज चलो, नहीं ये तो पाई बात की आपको। बात है, ये पर्सनल बात है। अब ये 5 मिनट के अंदर मेरे को रिज्वाइन करो, क्योंकि आज मैंने कोरिलेशन के सारे क्वेश्चंस खत्म कर देने हैं और कल आई विल स्टार्ट विद रिग्रेशन। ओके, ऑनलाइन खाना पीना है, मक्की की रोटी साग, जिसने खाना है फटाफट खा के आ जाओ, गरम गरम नाश्ता। बाय बाय।